पिछले भाग में हमने जाना, टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी से विषय को पढ़ाने के तरीकों की अच्छी समझ बनाएं। टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी तरह घर से या फिर मिले जुले रूप में थोड़ा घर से और थोड़ा स्कूल में सीखना सिखाना हो सकता है। समय के आधार पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी और इसके इस्तेमाल के तरीकों की सीमाएं समझना बेहद जरूरी है। इस भाग में हम टेक्नोलॉजी के साथ सीखने सिखाने के लिए योजना बनाने पर बात शुरू करते हैं। सीखने सिखाने की योजना बनाने में सबसे पहला कदम होगा सीखने वाला कौन है ये समझना। इसे दो बच्चों के उदाहरण से समझते हैं। ये है किसना। वो अपने माता पिता, एक छोटी बहन और छोटे भाई के साथ एक कमरे के मकान में रहता है। कोरोना के फैलाव के दौरान उसके पापा की नौकरी चली गई। घर में पैसों की सख्त तंगी है। ऐसे में एक ही फोन है जो इसके पापा अपने साथ ले जाते हैं। उसमें भी इंटरनेट डाटा कुछ खास नहीं है। दूसरी तरफ है शाश्वत। इसके पापा सरकारी ऑफिस में चपरासी हैं। दिन में वो अपनी दीदी से थोड़ा बहुत पढ़ता है और क्राफ्ट की किताब को देखकर पुराने कागजों से कुछ कुछ बनाता रहता है। शाम को उसे थोड़ी देर के लिए फोन मिल जाता है तो वह उस पर अपनी मनपसंद की एक दो वीडियो देख लेता है। आपको क्या लगता है, क्या किसना और शाश्वत दोनों सीखने के एक ही जैसे स्तर पर होंगे? क्या दोनों के पास सीखने के लिए एक जैसी परिस्थितियां होंगी? क्या दोनों को एक ही तरीके से पढ़ाया जा सकता है? हमारे हिसाब से इन सभी सवालों का जवाब ना है। इसलिए क्या पढ़ाया जाए या पढ़ाने के तरीके सोचने से पहले जरूरी है अपने बच्चों को समझना। स्कूलों में पढ़ाने के लिए तो हम कक्षा के बच्चों को समझते ही हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के साथ सीखना सिखाना हमारे शिक्षण का एक अहम हिस्सा हो तो ऐसी स्थिति में आपके अनुसार बच्चों को समझने से क्या फायदा होगा? सही विकल्प चुनिए और सबमिट बटन दबाकर आगे बढ़िए। बच्चों के लिए अनुकूल माहौल बना पाना, सीखने के लिए बच्चे कितने तैयार हैं पता लगा पाना, बच्चों के लिए आसान सी गतिविधि सोच पाना, बच्चों के अनुसार सीखने सिखाने के तरीके चुन पाना, बच्चों के अनुसार शिक्षण में बदलाव ला पाना, बच्चों के आकलन के लिए सही से प्रश्न बना पाना। हालांकि ये सभी विकल्प सही हो सकते हैं, लेकिन बच्चों को समझने का मुख्य उद्देश्य आसान सी गतिविधि सोचना या आकलन पत्र बनाना नहीं होता है। अपने बच्चों को समझ पाने और खुद को उनकी स्थिति में रखकर सोच पाने से ही हम बच्चों तक सही मदद पहुंचाने, उनके लिए सही योजना बनाने और उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ सीखने के लिए तैयार करने में सफल हो पाएंगे। आप कक्षा में पढ़ाने के लिए बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं तो उनके बारे में क्या क्या जानने की कोशिश करते हैं? उन आधारों को ध्यान में रखते हुए सोचिए कि टेक्नोलॉजी के साथ सीखने सिखाने में बच्चों के बारे में क्या क्या समझने से मदद मिलेगी। बुनियादी जानकारी जैसे लिंग, उम्र, शारीरिक विकास, मोटर कौशल, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी, भाषा, धर्म, आर्थिक स्थिति, समुदाय का माहौल, पारिवारिक जानकारी जैसे घर में बड़े और छोटे, कोई हाल ही में हुआ हादसा, घर में सीखने में मदद करने वाले, बच्चे का मौजूदा सीखने का स्तर, सीखने में पसंद, बच्चे की रुचि, सीखने का ढंग, टेक्नोलॉजी तक पहुंच, उपकरण और डाटा की मौजूदगी। जवाब के लिए धन्यवाद। दरअसल ये सभी विकल्प सही हैं। बच्चों की बुनियादी जानकारी और सीखने का स्तर हमें समझने में मदद करेगा कि बच्चों से क्या उम्मीद रखें और उन्हें क्या पढ़ाएं। सामाजिक जानकारी की मदद से हम उनके संदर्भ के हिसाब से पढ़ाने के तरीके सोच सकते हैं। परिवार की जानकारी हमें बताएगी कि घर पर बच्चे की सीखने में कौन मदद कर सकता है। साथ ही हाल ही में कोई मुसीबत या हादसे की जानकारी से हम बच्चे के मन की दशा समझ पाएंगे। सीखने में पसंद जानने से बच्चों के हिसाब से अलग अलग गतिविधियां सोचने में मदद मिलती है। क्योंकि हम दूरस्थ और टेक्नोलॉजी की मदद से सीखने सिखाने के बारे में बात कर रहे हैं,
इसलिए अपने बच्चों को केवल अब तक बात किए आधारों के हिसाब से समझना काफी नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी की उनकी क्या समझ है, उस तक उनकी कितनी पहुंच है, उपकरण और इंटरनेट जैसी सुविधाएं किस हद तक मौजूद हैं आदि नजरिए से समझना भी जरूरी है। बच्चों के बारे में ये समझ ही हमें कई जरूरी फैसले लेने में मदद करेगी, जैसे टेक्नोलॉजी की मदद से क्या पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, किस जरिए या प्लेटफॉर्म की मदद से पढ़ाया जाए और बच्चों को क्या खुद से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चलिए सबसे पहले टेक्नोलॉजी के नजरिए से हम हमारे बच्चों और उनकी परिस्थितियों को थोड़ा समझें। आखिर टेक्नोलॉजी के अभाव में इस तरह का शिक्षण मुमकिन ही नहीं होगा। ये समझने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा छापे गए लेख स्कूल्स इन द टाइम ऑफ कोविड-19 व्हाट मैटर्स मोस्ट एंड व्हाट वी शुड डू वर्जन 1 में दिए एनेक्सर 1 द डिजिटल डिवाइड में से कुछ बिंदुओं को देखते हैं। 2018 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि केवल 64% भारतीय घरों में फोन और सिर्फ 24% घरों में एक स्मार्टफोन है। सिर्फ 11% घरों में ही कंप्यूटर है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट आदि मिलाकर। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा की एक अनौपचारिक सर्वे से पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 7 से 10% परिवारों के पास ही स्मार्टफोन है। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 15% और शहरों में केवल 42% घरों में इंटरनेट की सुविधा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2017-18 में किए गए मिशन अंत्योदय सर्वे से पता चला कि 16% भारतीय घरों में 1 से 8 घंटे, 33% घरों में 9 से 12 घंटे और सिर्फ 47% घरों में 12 घंटे से ज्यादा बिजली आती है। हालांकि अखबारों और खबरों से लगता है कि भारत में इंटरनेट, खासकर फोन पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ चुकी है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि हर घर में स्मार्टफोन, कंप्यूटर या इंटरनेट जैसी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। और जिन घरों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा हो भी तो पूरे दिन भर में बच्चे उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, खासकर ऐसे घरों में जहां एक ही फोन है और जिसे बड़े अपने साथ काम पर ले जाते हैं। साथ ही जरूरी नहीं है कि हर उम्र के बच्चे इनका इस्तेमाल कर सकें। घर के बड़े बच्चों या शायद लड़कों को फिर भी एक बार को फोन कुछ देर मिल जाए। उसके ऊपर से आप खुद ही सोचिए कि अगर फोन थोड़ी देर के लिए मिल भी जाता है तो छोटी सी स्क्रीन पर काफी देर तक कुछ पढ़ना और कुछ लंबा लिखना कितना आसान होगा भला। लोग तो कंप्यूटर की स्क्रीन से भी थक जाते हैं। जिन बच्चों के पास इंटरनेट और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ किसी भी तरीके से पढ़ाया जा सकता है, चाहे फिर वो सिंक्रोनस हो या एसिंक्रोनस। लेकिन अगर इन डिजिटल सुविधाओं का अभाव हो तो ऐसी परिस्थिति में एसिंक्रोनस तरीके से ही सीखना मुमकिन होगा, और वो भी कम से कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। बच्चों को समझने में कुछ सवाल हमारी मदद कर सकते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं, इन्हें पढ़ लेने के बाद अगला बटन दबाएं। ये सभी जानकारी स्कूल के रिकॉर्ड में या बच्चे की पिछली कक्षा की शिक्षक से बातचीत करके मिल सकती है। साथ ही आप सत्र की शुरुआत में अभिभावकों से, बच्चे के भाई बहन या बच्चे से खुद बातचीत करके पता कर सकते हैं। जो माता पिता खुद पढ़े लिखे हों, उनके साथ छोटा सा सर्वे भी करने का सोचा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों को समझने के उन पहलुओं के बारे में जो शायद पता करना इतना आसान न हो, जिन्हें पता करने के लिए बच्चों के साथ थोड़ा काम करना पड़े, उनका अवलोकन करना हो और जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। अपने पढ़ाने के अनुभव में आपने जरूर ये गौर किया होगा कि सभी बच्चों के शौक और सीखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। शोध बताते हैं कि बच्चे की दिलचस्पियां और अलग अलग सीखने के तरीके उनकी सीखने की प्रक्रिया पर सीधा असर डालता है। बच्चों को अपने काम को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने का चुनाव करने की छूट दी जा सकती है। जैसे संख्याओं को पढ़ाते हुए जिन बच्चों को ड्राइंग करना पसंद है, वह संख्याओं के लिए चित्र बना सकते हैं। क्राफ्ट के लिए कागज को मोड़कर दी गई संख्या के लिए कोई चीज बना सकते हैं।
कुछ बच्चे संख्या से संबंधित कोई गीत या कहानी या एक नई जानकारी पता कर सकते हैं। शिक्षण में जरूरी है कि सिर्फ बच्चों की मौजूदा रुचियों को ही नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों को भी पहचानें जिनमें बच्चों की रुचि को प्रोत्साहित किया जा सकता है और उन्हें उनको अनुभव करने के मौके दें। आगे आते हैं सीखने के तरीके या शैली पर। अलग अलग सीखने के तरीकों के बारे में जानना हमें ये मौका देता है कि हम अपने पढ़ाने की योजना में अलग अलग तरह के अनुभवों को शामिल कर सकें। इससे बच्चे बेहतर तरीके से सीखने की प्रक्रिया से जुड़ सकेंगे। आखिर क्या पता एक बच्चा शायद संख्या के जोड़ के बारे में ज्यादा जल्दी और बेहतर समझ बनाता अगर उसे सिर्फ संख्यांकों को जोड़ने की जगह चित्रों की मदद से भी जोड़ कराया गया होता। सीखने के तरीके कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि काइनेस्थेटिक, यानी जो बच्चे शारीरिक गतिविधियों की मदद से सीखते हैं, जैसे कूदना, नाचना, मूर्ति बनाना। टेक्चुअल, यानी जो चीजों को छूकर या अनुभव करके उस पर खुद से काम करके सीखते हैं, जैसे प्रयोग करना, छोटे समूहों में बातचीत करना। विजुअल, यानी जो देखकर जल्दी सीखते हैं, जैसे चित्र, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, डायग्राम। ऑडिटरी, यानी जो सुनकर सीखना पसंद करते हैं, जैसे रेडियो, सेमिनार, गाने या कविताएं, किताबें सुनना। इसके अलावा भी सीखने के अन्य तरीके हो सकते हैं, जैसे खुद से पढ़कर या लिखकर सीखना, सामाजिक यानी दूसरों के साथ मिलकर सीखना, तार्किक यानी तर्क के साथ बेहतर सीख पाना आदि। सवाल ये उठता है कि बिना आमने सामने मौजूद हुए सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस रूप से सीखने में इन सीखने के तरीकों को कैसे शामिल किया जाए। चलिए एक गतिविधि के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक तालिका आएगी और साथ ही कुछ गतिविधियों के उदाहरण आएंगे। सही गतिविधि को तालिका में सही जगह ड्रैग करके लगाइए। उदाहरण 1, जतिन जी अपनी कक्षा 2 के बच्चों को परिवार के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। आप उनको अलग अलग सीखने के तरीकों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या गतिविधियां सुझाएंगे? सही जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जवाब देख लेने के बाद अगला बटन दबाकर आगे बढ़ें। उदाहरण 2, जतिन जी कक्षा 4 को घड़ी पढ़ाना चाहते हैं। आप उनको अलग अलग सीखने के तरीकों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या गतिविधियां सुझाएंगे? सही जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जवाब देख लेने के बाद अगला बटन दबाकर आगे बढ़ें। जैसा कि हमने ऊपर बात की थी कि जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों के घर में एक ही जैसी परिस्थितियां या टेक्नोलॉजी के साधन और सुविधाएं हों। ऐसे में उन बच्चों को ध्यान में रखकर गतिविधियां सोचना जरूरी है जिनके घरों में टेक्नोलॉजी के साधनों की कमी हो। बच्चों के घर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक ही अवधारणा के लिए अलग अलग गतिविधियां या एक ही गतिविधि को अलग अलग तरीके से करने के विकल्प दिए जा सकते हैं। एक ही काम को जमा करने के अलग अलग विकल्प दिए जा सकते हैं। जो जिसके लिए मुमकिन हो वो वैसे जमा कर सकता है, जैसे अपने काम को वर्ड पर टाइप करके, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाकर, वीडियो बनाकर,
हाथ से लिखकर, काम की फोटो खींचकर, ऑडियो रिकॉर्ड करके, ईमेल करके आदि। साथ ही इन परिस्थितियों में सीखने सिखाने की योजना बनाते समय हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हर अवधारणा के लिए अलग अलग तरह से सीखने के मौकों को शामिल किया जाए, ताकि हर बच्चे को सीखने के बराबर मौके मिल सकें। अलग अलग तरह के अनुभव अवधारणा की समझ और कौशल को और मजबूत बनाएंगे। अगले भाग में हम बात करेंगे कि क्या पढ़ाया जाए, ये तय कैसे कर सकते हैं। चलिए अगले भाग की तरफ बढ़ने से पहले एक बार दोहरा लें कि इस भाग में हमने क्या जाना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया की योजना बनाने से भी पहले जरूरी है बच्चों को समझना। टेक्नोलॉजी के साथ सीखने सिखाने के लिए बच्चों की टेक्नोलॉजी तक पहुंच यानी उपकरण और इंटरनेट जैसी सुविधाओं की उपलब्धता समझना अहम है। सीखने के अलग अलग तरीकों से बेहतर सीखा जा सकता है, जैसे शारीरिक गतिविधियों की मदद से, अपने हाथों से सामग्री के साथ काम करके, चित्रों की मदद से, लिखित पाठ की मदद से, सुनकर आदि। बच्चों के घर की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक ही अवधारणा के लिए अलग अलग गतिविधियां या एक ही गतिविधि को अलग अलग तरीके से करने के विकल्प दिए जा सकते हैं।